वो संगीतकार जिसे 70 के दशक में गजलों और सुरीले धुनों का बादशाह कहते थे। अधूरा हूँ मैं अफसाना, जो याद आऊं चले आना। इनमें संगीत कुछ इस तरह समाहित था कि बचपन में ही इसके कारण उन्हें पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ गया। उनके संगीत में समाज की झलकियां मिलती थी। संगीत से ऐसा लगाव रहा कि इन्होंने सेना की नौकरी तक छोड़ दी। संगीत प्रेम के लिए इन्होंने अपने पिता से बगावत भी कर दी थी। मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। क्या आप मानेंगे कि शुरुआत में लता मंगेशकर ने इस संगीतकार को एक बिगड़ैल शहजादा समझकर इनसे किनारा कर लिया, लेकिन इनके एक कदम से लता जी इन्हें अपने सबसे प्यारे भाई की तरह मानने लगी। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल। आखिर क्यों संगीत के इस शहजादे को कभी किसी अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया? कैसे अपनी मौत के 29 साल बाद लौट आया ये महान संगीतकार? कैसे इनकी मौत के 29 साल बाद भी लता मंगेशकर ने निभाया अपना वादा? आखिर क्यों ये संगीतकार अपने ही घर में चोरी की तरह घुसते थे? इनके किस धुन के बदले नौशाद साहब ने अपने संगीत का पूरा खजाना लुटा देने की इच्छा जाहिर की थी? कैसी एक बुरी लत ने छीन ली इनकी जिंदगी? क्या था वो रक्षाबंधन का दिन और एक वादा? इनके किस धुन पर आज भी लोगों की आंखों में आ जाते हैं आंसू? क्यों इस महान संगीतकार को वो पहचान नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे? जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं संगीत के जादूगर मदन मोहन जी की, जिन्होंने लग जा गले, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल हमें, मेरा साया साथ होगा और तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है, जैसे कई सदाबहार गाने कंपोज किए और बॉलीवुड को इन बेहतरीन अमृत धुनों से कालजयी किया। जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं महान संगीतकार मदन मोहन जी के किस्सों का सफर। 25 जून 1924 मदन मोहन कोहली का जन्म बगदाद में हुआ, जहां उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल कोहली इराकी पुलिस फोर्स में अकाउंटेंट जनरल के पद पर कार्यरत थे। मदन मोहन ने अपने जीवन के शुरुआती 5 साल इराक में ही बिताए। बचपन में पिता ने उन्हें एक खिलौने वाला ड्रम दिया था। एक बार घर के सामने से पुलिस की रैली निकली, जिसमें बैंड बाजा बजाते हुए लोग निकल रहे थे। मदन मोहन को ना जाने क्या सूझी कि वो भी अपना खिलौना वाला ड्रम लेकर उस रैली का हिस्सा बन गए। कुछ घंटों बाद जब पिता और मां ने देखा कि घर से बच्चा गायब है तो दोनों का दिल बैठ गया। बहुत खोजबीन के बाद वो पुलिस स्टेशन पर पाए गए। इराक जब ब्रिटिश राज से आज़ाद हुआ तो पुलिस फोर्स उनके पिता पर हमेशा के लिए बगदाद में ही रहने का दबाव बनाने लगी, जिसके बाद उनका परिवार 1932 में पंजाब के झेलम जिले के चकवाल गांव में आकर बस गया, जहां उनका पुश्तैनी घर हुआ करता था जो आज पाकिस्तान में है। बगदाद में चुन्नीलाल ने अच्छा खासा धन अर्जित कर लिया था, जिसे वो किसी अच्छी जगह निवेश करना चाहते थे। इसलिए पिता मदन मोहन को दादी के पास छोड़कर बिजनेस की तलाश में मुंबई चले गए, जो उस समय भी देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती थी। उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री तेजी से उभर रही थी और चुन्नीलाल जी को यहाँ अपना पैसा लगाना उचित लगा। उन्होंने तब की सबसे बड़ी फिल्म कंपनियां बॉम्बे टॉकीज और फिल्मिस्तान स्टूडियो में हिस्सेदारी खरीद ली। मदन मोहन की शुरुआती पढ़ाई झेलम में ही हुई। स्कूली दिनों में ही उन्होंने करतार सिंह से शास्त्रीय संगीत सीखने का मन बनाया, हालांकि उन्हें संगीत के औपचारिक प्रशिक्षण कभी नहीं मिली। प्राइमरी स्कूल खत्म करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए मदन मोहन मुंबई पहुंचे। यहाँ उनका दाखिला मुंबई के सेंट मैरी स्कूल में करवाया गया। मदन मोहन को म्यूजिक से ऐसा लगाव था कि वो घर में रखी हर रिकॉर्डिंग को इतनी बार सुनते थे कि वो उन्हें रट गई थी।
पिता भी बच्चे के इस हुनर की नुमाइश करने के लिए अपने दोस्तों के सामने उसे गाने का नाम बताकर एलपी यानी लॉन्ग प्लेइंग लाने को कहते और बिना समय लगाए ठीक वही एलपी मदन मोहन ले आते थे जिसमें वो गाना होता था। हर कोई उनके इस टैलेंट से दंग रह जाता था। हुनर की बदौलत कुछ समय बाद महज 11 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो में गाने का मौका भी उन्हें मिलने लगा। मदन मोहन के पिता भले ही फिल्म लाइन से जुड़े थे, लेकिन वो इसे एक व्यापार के रूप में ही देखते थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इस क्षेत्र में अपना करियर बनाए। पिता को फिल्मों और संगीत से कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन मदन मोहन तो गायकी के दीवाने थे। इससे जुड़ा एक किस्सा है कि इन दिनों चुन्नीलाल मुंबई में मेरीन लाइंस में रहा करते थे। वहीं बगल की कोठी नरगिस की मां जद्दन बाई की थी। आए दिन जद्दन बाई के घर संगीत की महफिल सजा करती और मदन मोहन इसके तरफ आकर्षित होते चले जाते। कई बार तो ऐसा होता कि जब घर के पास ही मशहूर गायिका जद्दन बाई की महफिल सजी और पिता ने सोने को कह दिया, ऐसे में वो घर वालों से छिपकर चोरों की तरह घर से निकलते और महफिल खत्म होते ही दोबारा घर में चोरी से ही दाखिल होते। इसी दौरान उनकी नरगिस से भी गहरी दोस्ती हो गई थी। दोस्तों, बता दूं कि जद्दन बाई मशहूर सिंगर थी। यह भारत की पहली म्यूजिक डायरेक्टर और मशहूर एक्ट्रेस नरगिस की मां भी थी। जद्दन बाई के किस्सों के सफर के वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उनकी जिंदगी की दुख भरी दास्तां वहां लिंक से सुन सकते हैं। अब बात मदन मोहन जी की। 17 साल की उम्र में उन्होंने गायकी की 1 साल की ट्रेनिंग तो ली, लेकिन इसी बीच परिवार के कहने पर उन्होंने आर्मी में भर्ती होने का फैसला किया। 1943 में वो आर्मी के 2nd लेफ्टिनेंट बने। आर्मी की नौकरी मदन मोहन जी को रास नहीं आ रही थी, क्योंकि उनके जहन में तो गायकी बसती थी। दूसरे विश्व युद्ध तक सेना का हिस्सा बने रहने के बाद उन्होंने सिंगर बनने के लिए आर्मी छोड़ दी। जब ये खबर पिता को लगी तो वो बेहद नाराज हुए। क्या सोचकर बेटे ने गायकी के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी है। गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने बेटे को घर में घुसने तक नहीं दिया। मदन मोहन भी कम खुददार नहीं थे। करीब 3 सालों तक उन्होंने घर की दहलीज पर कदम नहीं रखा। फिर काम ढूंढते हुए उन्हें 1946 में ऑल इंडिया रेडियो के लखनऊ केंद्र में गाने का मौका मिलने लगा। यहाँ काम करते हुए उनकी संगीत की नॉलेज निखरने लगी और साथ ही कई सारे बॉलीवुड संगीतकारों से जान पहचान भी बढ़ने लगी। इस दौरान मदन मोहन के मन में भी संगीतकार बनने की चाह उठी। जब पहली बार मदन मोहन जी के पिता ने आकाशवाणी में उनका दिया संगीत सुना तो वो भावुक हो गए। अपने बेटे के टैलेंट और सपनों को समझते हुए अब पिता भी मदन मोहन का साथ देने लगे। इसके बाद 1947 में मदन मोहन को behzad लखनवी की 2 गज़लें रिकॉर्ड करने का मौका मिला। वो गज़लें थी, आने लगा है कोई नज़र जलवा गर मुझे और इस राज को दुनिया जानती है। इसके बाद से ही उनके गायकी की चर्चा पूरे मुंबई और दिल्ली में होने लगी। 1948 में उन्हें फिल्म शहीद का गाना पिंजरे में बुलबुल बोले और छोटा सा दिल डोले गाने का मौका मिला। उस फिल्म के कंपोजर थे गुलाम हैदर और साथ गाने वाली सिंगर थी लता मंगेशकर। लेकिन अफसोस कि ये दोनों ही गाने फिल्म शहीद में लिए ही नहीं गए। गायकी का काम न मिलने पर मदन मोहन ने एच.डी. बर्मन को 1946 से 48 तक असिस्ट किया। जब 1950 की फिल्म आंखें के लिए उनको मोहम्मद रफ़ी ने साइन किया तो दोनों का ये तालमेल लंबा चला। यह उनके कंपोजिशन वाली पहली फिल्म थी। इस फिल्म का गाना हमसे नैन मिलाना सुपरहिट रहा और मदन मोहन भी। फिल्म आंखें के गाने मोहम्मद रफ़ी, शमशाद बेगम और मीना कपूर ने गाए थे। हालांकि मदन मोहन लता मंगेशकर से गवाना चाहते थे, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुई। मदन मोहन ने करियर का पहला फिल्मी गाना लता मंगेशकर के साथ ही गाया था, लेकिन यह गाना फिल्म में नहीं लिया गया था। दरअसल लता जी ने शुरुआत में सोचा कि मदन मोहन एक अमीर पिता की बिगड़ी हुई संतान है और अपना शौक पूरा करने के लिए ऐवे ही संगीतकार बन गए हैं। लेकिन जब वो मदन मोहन की शख्सियत से वाकिफ हुई तो उनकी फैन हो गई। यतेंद्रनाथ मिश्र की किताब लता सुरगाथा के एक पन्ने में इसका जिक्र है। लता जी के अनुसार फिल्म आंखें रिलीज होने के बाद रक्षाबंधन के दिन मदन मोहन की मुलाकात लता मंगेशकर से हुई।
मदन मोहन इस बात से दुखी थे कि उनकी पहली फिल्म में लता नहीं थी। वो तुरंत लता जी को अपने घर ले गए। घर से ढूंढकर राखी निकाली और लता जी से कहा, आज राखी है, इसे मेरी कलाई पर बांध दो। उन्होंने आगे कहा, जब हम पहली बार मिले थे तो हमने भाई बहन का ही गाना गाया था। आज से तुम मेरी छोटी बहन और मैं तुम्हारा मदन भैया। मैं वादा करता हूं कि आज से तुम अपने भाई की हर फिल्म में गाना गाओगी। उस दिन के बाद से उन्होंने जो भी फिल्म में बतौर म्यूजिक डायरेक्टर या कंपोजर काम किया, उसमें लता मंगेशकर का गाना जरूर होता था। कहा जाता है कि गजल को फिल्मों में सही मुकाम दिलवाने वाले मदन साहब ही हैं। यही कारण है कि लता जी भी उन्हें गजल का शहजादा कहती थी। आगे मदन मोहन ने शराबी, जहारा, दुल्हन एक रात की, आपकी परछाई, मेरा साया, लैला मजनू, भाई भाई, मनमौजी जैसी फिल्मों के लिए दर्जनों बेहतरीन गाने कंपोज किए। इसके बाद तो साल दर साल मदन मोहन की म्यूजिक संगीत प्रेमियों को अपना दीवाना बनाती रही। मदन मोहन साहब 1960 के दशक में राजा मेहंदी अली के साथ काम करने लगे। उनके साथ उन्होंने कुछ रोमानी गीतों की रचना की, जिनमें साल 1960 में बहाना, 1961 में सेनापति और संजोग के गाने आज भी लोकप्रिय हैं। 1962 में आई फिल्म अनपढ़ का गाना, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आज भी लोगों के जहन में अमर है। कहा जाता है कि इस गाने से संगीतकार नौशाद इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने मदन मोहन के सामने इस धुन के बदले अपने संगीत का पूरा खजाना लुटा देने की इच्छा जाहिर की थी। वैसे तो मदन मोहन और मोहम्मद रफ़ी की जोड़ी हिट मानी जाती थी, लेकिन जब 1962 की फिल्म मनमौजी का गाना जरूरत है जरूरत है जरूरत है, एक श्रीमती की कलावती की, जरूरत है जरूरत है जरूरत है एक श्रीमती की, मदन मोहन साहब ने जब किशोर कुमार से गवाया तो इस गाने ने उस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1964 की फिल्म वो कौन थी का गाना, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, इसके लिए मदन मोहन साहब को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के लिए नॉमिनेट तो किया गया था, लेकिन फिर भी इतने सालों में जीते जी उन्हें कभी भी फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया। हालांकि मदन मोहन जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका कहना था कि अवार्ड तो मुझे दर्शक देती है मेरे गानों को गुनगुना कर। 1964 की फिल्म हकीकत में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ से सजा इनका गीत, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, आज भी देशभक्ति के जज्बे को बुलंद कर देता है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। एक संगीतकार के रूप में मदन मोहन जी का करियर बहुत शानदार चल रहा था। उनके गाने भी हिट हो रहे थे, लेकिन इंडस्ट्री में उन्हें वो मुकाम नहीं मिल रहा था जिसका सपना उन्होंने देखा था। मदन मोहन साहब अंदर ही अंदर घुलते जा रहे थे, जिस कारण वो शराब का सेवन भी करने लगे थे, जिससे छुटकारा पाने के लिए उनकी मां ने शीला नाम की एक घरेलू लड़की से शादी करा दी। एस.डी. बर्मन, शंकर जयकिशन और नौशाद जैसे दिग्गज संगीतकारों के बीच में मदन मोहन साहब ने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। 3 दशकों में मदन मोहन ने 97 फिल्मों के लिए 700 से भी ज्यादा गाने कंपोज किए थे। साल 1970 में आई फिल्म दस्तक के लिए मदन मोहन को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मदन मोहन को जिंदगी के आखिरी पड़ाव में शराब की लत लग चुकी थी। एक समय ऐसा भी रहा जब अधिक शराब पीने से उनका लीवर सड़ने लगा और उससे 14 जुलाई 1975 को उनकी मौत हो गई। उनकी अंतिम यात्रा में फिल्म इंडस्ट्री की तमाम हस्तियां शामिल हुई। वहीं राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजेंद्र कुमार ने उन्हें कंधा भी दिया। इनके निधन के बाद मौसम और लैला मजनू जैसी फिल्में रिलीज हुई, जिनके संगीत का जादू आज भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करता है। मदन मोहन जी की मौत के बाद उनके बेटे संजीव कोहली को कमरे की बंद अलमारी में उनकी कुछ ट्यून मिली, जो वो जीते जी कभी इस्तेमाल नहीं कर सके। वो ट्यून कुछ गज़लों के रूप में बनाई हुई थी, जिन्हें उनके बेटे ने रिवाइज कर यश चोपड़ा की 2004 में आई फिल्म वीर जारा में दिया। फिल्म के सभी 11 गाने उन्हीं के कंपोजिशन में बने हुए हैं, जिन्हें उनकी मौत के 29 सालों बाद इस्तेमाल किया गया था। ऐसा यश चोपड़ा की विनती पर किया गया था।
जावेद अख्तर ने उन गानों के लिए लिरिक्स तैयार की, लेकिन जब सिंगर की बारी आई तो भला लता मंगेशकर वादा कैसे भूलती। लता जी ने अपने भाई से किया वादा निभाते हुए अपनी आवाज़ दी। यश चोपड़ा भी इस बात के गवाह थे कि उन गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान लता मंगेशकर भाई को याद कर खूब रोती थी। इस फिल्म के लिए मदन मोहन जी को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए आईफा अवार्ड दिया गया। मदन मोहन यूं तो पुरानी शख्सियत है, लेकिन नई जनरेशन को उनका हुनर दिखाने के लिए शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की फिल्म वीर जारा का उदाहरण दिया जा सकता है। दोस्तों, आपको मदन मोहन जी का कौन सा कंपोजिशन बेहद पसंद है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपके पास मदन मोहन जी से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।